नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैं आपकी पहली वीडियो लेके आई थी पंचवर्षीय योजना की, महिला सुपरवाइज़र के जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। विनर्स की मैं स्टूडेंट हूँ एंड विनर से ही मैंने सारे नोट्स लिए हैं, विनर से ही मैंने पढ़ाई की है। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं ले पाए हैं, कोर्स नहीं ले पाया है, उनके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ विथ नोट्स। एंड अगर आप लोगों को पसंद आती है तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, उन सारे सबके नोट्स मेरे पास में हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। उनकी वीडियो भी लेकर मैं बिल्कुल आ जाऊँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण और आत्मनिर्भर तथा भारी पूंजीगत सामान उद्योगों में निवेश पर केंद्रित थी। इसका मसौदा और योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। ठीक है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1956 को। इस अवधि के दौरान कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई थी। कितने परसेंट की? 30% की बढ़ोतरी हुई थी। ये मॉडल 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना और 5 इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, यूके और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयला उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग को अनुसंधान संस्थानों के रूप में भी विभाजित किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। ठीक है। विदेशी ऋण के माध्यम से भी भारी आयत की वकालत की। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यय की कुल राशि 4800 करोड़, लेकिन असल में ये 4672 करोड़ था। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5 थी और वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी सी कम थी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गाइस, मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता है, जब मैंने 11th-12th के एग्ज़ाम दिए थे और अभी एमपीपीएससी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। ग्रुप डिस्कशन में जैसे हम खुद से ही रीड करते हैं, तो रीड करते-करते हमें आलस आता है, नींद आती है, मुँह भी दुखता है, मेरा तो दुखता है। एंड अगर हमें कोई दूसरा पढ़ के सुनाता है, तो हमें काफ़ी जल्दी याद भी हो जाता है और बहुत जल्दी हमें माइंड में सेव भी हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है, तो बिल्कुल आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं। जितनी बार आप देखेंगे इसको, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में सेव होगा ही होगा और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर भी हो जाएँगे। सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था। फोकस किस पे दिया गया था? कृषि और गेहूं के उत्पादन को दिया गया था, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस किया था कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार। ये जॉन सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना है। राज्यों को अतिरिक्त विकास जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पूर्व राज्यों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। तो पंचायत चुनाव की जो शुरुआत थी, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे की गई थी। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना।
इस योजना के दौरान 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना की गई। कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई। 1965 में बाद में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग CAPC कर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए, है ना। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने लगा। भारत ने पहली बार IMF से उधार लेने का सहारा लिया। 1966 में पहली बार रुपये के मूल्य का अवमूल्यन हुआ। रुपये के मूल्य का अवमूल्यन कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1962 के भारत चीन युद्ध। 1965-1966 में भारत ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध। 1965 में भयंकर सूखा। इन कारणों से ये योजना पूर्णतः असफल रही थी। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही हासिल हुई थी। लॉस में गए थे हम, ठीक है। आप नियोजित छुट्टियां भी थी इसमें। नियोजित छुट्टियां इसलिए थी क्योंकि काफी ज्यादा लॉस हो गया था और उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए अवकाश घोषित कर दिया था, जो कि हम देखते हैं कितने समय के लिए हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार था, लेकिन तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1976 से 68 एंड 68 से 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके लिए वार्षिक योजना की योजना बनाई गई और अगले 3 साल की योजना भी तैयार की गई। योजनागत छुट्टियों का मुख्य कारण युद्ध, संसाधनों की कमी और महंगाई में बढ़ोतरी थी। इस अवधि में एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई, जैसे उच्च उपज वाले किस्म, HYV बीजों का व्यापक वितरण, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, मिट्टी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप लोगों को NCERT के भी नोट्स चाहिए हैं और मेरे पास में बुक भी हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। NCERT की मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया था। कौन सी योजना प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी? चौथी। और पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास भी चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। गार्ड गिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया था। पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व भी दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन इस योजना की एक महत्वपूर्ण संभावना थी, ठीक है। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया, है ना। बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति ने भी कृषि को बढ़ावा दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित आधारों के पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में स्थिति गंभीर होती जा रही थी। बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले पेश की गई थी और 5 मिलियन टन खाद्यान्न की बफर स्टॉक की कल्पना की गई, ठीक है। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 पेश किया गया। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75 में शुरू किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% थी, लॉस, ठीक है।
5वीं पंचवर्षीय योजना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो पे लाइक आए तो ही मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है गाइस।